नमस्कार सभी दोस्तों को। ये वही जिप्सी है जिसको आपने काफ़ी प्यार दिया था। ये आर्मी की डिस्पोजल स्कीम की जिप्सी है जिसका मैंने कुछ दिन पहले व्लॉग बनाया था। तब आप देख सकते हैं कि तब आपने देखा होगा कि अप्लाइड फॉर लिखा हुआ था, अब नंबर लग गया गाड़ी को। मेरे कुछ दोस्त कहते हैं कि नंबर नहीं लगता और जिन्होंने लगवाना है वो लगवा ही लेते हैं। ये सारा काम लीगल तरीके से किया गया है। गाड़ी में कुछ काम कराने वाला था उस टाइम पे, वो काम करवा लिया गया है। सो अभी आपको दिखाते हैं क्या क्या काम हुआ है। एंड आफ्टर दैट जो ओनर है इस गाड़ी के, सुखविंदर पाल सिंह, उससे पूरी बातचीत करेंगे। क्या क्या प्रॉब्लम आई, क्या क्या उन्होंने खर्चा किया, कैसे ये गाड़ी की आजकल परफॉर्मेंस है। सो पहले बात करते हैं, ये टायर्स बिल्कुल नए हैं, फैल्कन कंपनी के टायर डलवाए गए हैं। एंड आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छी ऑफ रोड की जी इनकी ग्रिप है। एंड उसके बाद चारों टायर इन्होंने रिप्लेस करवाए हैं। अब गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी हो गई है। थोड़ा सा मैकेनिकल काम भी करवाया है। पीछे का भी आप देख सकते हैं, स्टेपनी बिल्कुल नहीं है। एंड नीट एंड क्लीन गाड़ी है। आज हम कैंपिंग के लिए आए हुए हैं एंड इसकी भी आपको वीडियो मिलेगी, जिप्सी कैसे परफॉर्म करती है हिल्स पे, वो आपको बताएंगे। ये देखिए नंबर लग चुका है, हाई सिक्योरिटी प्लेट लगी हुई है। कुछ की दोस्त कहते हैं कि नंबर नहीं लग रहा, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ नंबर लग गया है। एंड ऑफ रोडिंग टायर डलवाए गए हैं, बाकी कुछ मैकेनिकल काम भी करवाया गया है। सो मिलते हैं गाड़ी के ओनर सुखविंदर पाल सिंह से। सो नमस्कार भैया। नमस्कार। कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो आज हम कैंपिंग के लिए आए हुए थे जी, मेरे दोस्त हैं, मेरे ब्रदर के दोस्त हैं, मेरे दोस्त हैं। तो आज कैंपिंग के लिए आए हुए थे। गाड़ी तकरीबन आज 150 किलोमीटर चल कर आई है एंड 150 किलोमीटर जाएगी। तो उनसे पूछते हैं, ये पहले i10 चलाते थे, तो i10 एंड जिप्सी में काफ़ी फ़र्क है। सो मेरे दोस्त जो पहले सिंपल कार चलाते हैं एंड जिप्सी पर आना चाहते हैं, वो पहले देख लें उनको शौक़ है इतना कि उस गाड़ी को चला सकते हैं, क्योंकि हर एक गाड़ी का अपना अपना एक करैक्टर होता है। तो जिप्सी का अपना करैक्टर है, ये ऑफ रोडिंग के लिए बनी हुई है एंड कच्चे पक्के रास्तों के लिए है। अगर आप इस गाड़ी में लग्जरी ढूंढ रहे हैं तो आप इससे दूर रहिए। ये रफ एंड टफ बंदों के लिए गाड़ी है। तो बात करते हैं कौन कौन सा काम करवाया गया है, कितना खर्चा आया है एंड जो नंबर प्लेट है वो इन्होंने कैसे लगवाई है। सो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी कि कैसे हम गाड़ी ले सकते हैं, आर्मी की एक्स आर्मी की गाड़ी कैसे ले सकते हैं, तो उस वीडियो में भाई ने पूरा बताया है क्या क्या प्रोसीजर है। तो दोस्तों पहले बात करते हैं टायर की। टायर कितने के हैं, कौन सी कंपनी के हैं, कौन कौन सी ऑप्शंस मिलती हैं? सर जो बेस्ट चॉइस है मैक्सिमम लोगों की, आई थिंक 95 आउट ऑफ 100 वो चूज़ करते हैं योकोहामा जियोलैंडर 215 75 15। वो टायर माइल्ड ऑफ रोडिंग के लिए भी अच्छे हैं और वो टायर वैसे लुक वाइज भी बहुत अच्छे हैं और हाईवे के लिए भी बहुत अच्छे हैं। 80 टायर्स हैं, ऑल टेरेन टायर्स हैं। और मुझे अमृतसर में 80 टायर्स में योकोहामा मिल नहीं रहे थे एज ऑफ नाउ, वो कंपनी से शॉर्टेज थी या कुछ ऐसा कह लो, तो वो अवेलेबल ही नहीं थे अमृतसर में, इसलिए मैं इसके साथ गया हूँ फाल्कन। ये भी 215 75 15 है। और एक इनकी एडवांटेज और है कि आपको पावर शेयरिंग की नीड कम लगती है। हाँ, आपकी हैंडलिंग इजी है। ऐसा नहीं है कि कार्स के जैसे आप फिंगर के साथ स्टीयरिंग घुमा सकते हो, लेकिन कंपैरेटिवली फिर भी स्टीयरिंग को कंट्रोल करना इजी रहता है। टफ तब रहता है जब गाड़ी खड़ी है और तब आपको अगर पार्क करनी है या खड़ी गाड़ी को आपने मूव करना है, तब आपको लगता है कि हाँ पावर स्टीयरिंग लगवा लेना चाहिए। लेकिन जब एक बार मूवमेंट में आ गई तो यू डोंट नीड टू गेट अ पावर स्टीयरिंग। मैंने पहले कहा कि अगर आप लग्जरी बाल रहे हैं इस गाड़ी से तो ये गाड़ी आपके लिए नहीं है, ये रफ एंड टफ लोगों के लिए गाड़ी है। अगर आप तब भी लेना चाहते हैं तो इसमें ऑप्शन आती है कि आप पावर स्टीयरिंग लगवा सकते हैं। एंड उसके लिए आपको मोटर वगैरह होती है, वो आप किसी भी मैकेनिक से बात कर सकते हैं, अच्छे मैकेनिक से, वो आपको लगवा देगा। सो सुखविंदर पाल सिंह को भी इसकी महसूस नहीं हो रही है ज़रूरत। तो ये विदाउट पावर स्टीयरिंग चला रहे हैं, लेकिन गाड़ी की हैंडलिंग अच्छी कर लेते हैं। बताओ कि आपने गाड़ी ली थी, पिछली बार आ रहा था अप्लाइड फॉर एंड अब मैं देख रहा हूँ कि नंबर प्लेट लग चुकी है। मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने पिछली वीडियो देखी थी, वो कह रहे थे कि नंबर नहीं लग रहा, बड़ी मुश्किल आ रही है नंबर लगने में। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आपने कैसे लगवाया?
सर बिल्कुल लीगल तरीके से लगवाया है, ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत कुछ कोई जादू की छड़ी नहीं चलाई है, सब कुछ लीगल तरीके से हुआ है। हाँ, ये क्योंकि 99 आउट ऑफ 100 आरटीओज़ को ये डाउट है आजकल, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था BS4 BS6 का, जिसकी वजह से कुछ आरटीओ को इश्यूज़ आ रहे हैं। कुछ लोगों को लास्ट जो कमेंट मैं पढ़ रहा था, जिन्होंने मुझे कांटेक्ट भी किया इसके रिगार्डिंग, नंबर के रिगार्डिंग, वो ये भी बोल रहे हैं कि उनके आरटीओ जो हैं वो सिर्फ 5 साल की पासिंग दे रहे हैं। भाई ये मुझे तो इशू फेस नहीं हुआ, मैं आरटीओ के पास अपने प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट्स था वो लेके गया और बस फीस दी और मेरा नंबर लग गया। एंड भैया एक और सवाल था, वो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि जो गाड़ी पास होती है वो 5 इयर्स के लिए आरटीओ से होती है कि 15 इयर्स की है, आपकी कितने टाइम से हुई है एंड आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ आरटीओ जो हैं उनसे सुनने को मिल रहा है, वो भी कमेंट्स के थ्रू के उनको सिर्फ 5 साल के लिए आरटीओ पास कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला। मेरी जो गाड़ी है वो 15 साल के लिए पास हुई है। और वैसे आर्मी का रूल यही कहता है कि एक बार जो आर्मी ऑक्शन गाड़ी है उसको 15 साल के लिए पासिंग मिलेगी, ये आर्मी का रूल बोलता है। एंड जो रोड टैक्स होता है वो आपको 5 ईयर का भरना पड़ता है कि 15 ईयर का भरना पड़ता है? नहीं सर, पूरे 15 साल का, 15 इयर्स के लिए ही भरना पड़ता है। जैसे हमने बताया कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे जिस भी डीलर से आप गाड़ी ले रहे हैं, एंड उसके बाद आप उस गाड़ी का नंबर अप्लाई करते हैं, एंड उसके बाद आपको कलर चेंज करवाना पड़ता है। तो कलर चेंजिंग के बारे में भी हमारी बात हुई थी पिछली वीडियो में कि मिलिट्री की जो व्हीकल होती है वो ऑलिव ग्रीन कलर में आती है, एंड सिविलियंस इस गाड़ी को नहीं चला सकते इस रंग में। अगर वो चलाते हैं तो फ़ाइन भरना पड़ सकता है या गाड़ी इनकी बाउंड भी की जा सकती है। एंड आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं एंड आपने कलर चेंज कब करवाएंगे? सर मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि वंस आई गेट दी आरसी आई विल गेट दी कलर डन। मुझे अभी तक आरसी मिली नहीं है, ये नंबर मुझे पहले बता दिया था। एक्चुअली प्रोसेस ये है कि जब आप एक बार अपने डॉक्यूमेंट दे देते हो आरटीओ के पास, और तब पहले आपका नंबर वो बता देते हैं। मुझे उन्होंने नंबर बता दिया था। नंबर बताने के बाद दे आस्क यू टू गेट दी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। तो उसके बाद फिर वंस यू गेट दैट हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, उसके बाद आपको आरसी मिल जाती है। तो लास्ट जो मेरा स्टेप था आरटीओ के द्वारा, मुझे सिर्फ ये इन्फॉर्म किया गया था कि भाई आपका नंबर ये है, आप हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा सकते हैं। अभी वो मैंने अभी 1-2 दिन पहले लगवाई है, लेकिन अभी भी मेरे पास आरसी नहीं आई है सर। तो ये तो हमको पता है कि कलर हम ऑलिव ग्रीन नहीं रख सकते क्योंकि ये आर्मी का कलर है, एंड किसी भी कंपनी या जो भी कोई कंपनी है वो ये कलर नहीं लॉन्च करती, ये सिर्फ आर्मी का कलर आता है। तो आप बताइए कि आप कौन सा कलर करवा सकते हैं एंड कैसे करवा सकते हैं, क्या प्रोसेस है? सर कुछ जो मेरे फ्रेंड सर्कल में है या कुछ जो लास्ट वीडियो के कमेंट्स थे, उनसे मुझे ये पता चला है कि उनकी जिन्होंने ऑलरेडी नंबर लगवाए हुए हैं उनका कलर के आगे NA लिखा हुआ है। मेरे अकॉर्डिंगली तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप बिना कलर की गाड़ी कैसे चला सकते हो? आपकी आरसी पे अगर NA लिखा हुआ है तो इसके ऊपर मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जब आप आरटीओ के पास जाओ तो जो आपका प्री डिफाइंड आपने सोचा हुआ कि मुझे ये कलर करवाना है, आप उनको बता दो। अब मैंने वाइट बताया हुआ है, मैं आगे जाके वाइट करवाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी आरसी के ऊपर कलर के आगे NA लिखा हो। अगर NA होगा भी तो आगे जाके कोई भी कलर आप करवाओगे, फिर उसको आप आरसी पे इंडोर्स करवाओगे, उसके आपको 2-3-4 हज़ार जितने भी सरकारी फीस है वो आपकी लगेगी। तो इससे बेटर है आप अभी ही जब आप नंबर लगवा रहे हो उसके ऊपर कलर एंडोर्स करवा लो। भाई ने गाड़ी का कुछ काम करवाया हुआ है, मैकेनिकल भी करवाया हुआ है एंड कुछ और भी काम करवाया हुआ है। तो पूछते हैं कि कौन कौन सा काम करवाया हुआ है एंड कितने पैसे उनके खर्चे गए हैं काम करवाने में ही। एंड अगर आप गाड़ी लेते हैं तो आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, तो अभी इनसे बात करते हैं। तो जी बताइए कि गाड़ी में आपने कौन कौन सा काम करवाया है एंड कितना पैसा लग गया आपका? सर अगर हम बाहर से शुरू करें तो सबसे पहले टायर्स डलवाए हैं। ये 6000 का ईच टायर मुझे पड़ा है, 30,000 मेरे टायर्स पे लग गए फॉर 5 टायर्स। उसके बाद जो था डैशबोर्ड, मुझे अभी तक पूरा सामान नहीं मिला, डैशबोर्ड इसका पुराना ही है। 6-7 हज़ार इसका डैशबोर्ड पे खर्चा आ गया था, छोटा छोटा सामान करके, अभी तक पूरा नहीं हुआ, आ जाएगा। ओवरऑल 6000-7000 मैं एट मोस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसके अलावा जो मेन खर्चा आया वो था इसका इंजन का और मैकेनिकल्स का।
वो काफ़ी काम था। ऐसा नहीं था कि मेरी गाड़ी चल नहीं रही थी या मेरी गाड़ी में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। गाड़ी मेरी बिना वो उस काम के भी मैंने हाईवे पे इसको 100 टच करवा दिया था, बड़े आराम से 100 टच कर रही थी ये। लेकिन फिर भी अपनी सेफ साइड के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने इसके सारे सबसे पहले तो ऑयल चेंज करवा दिए, डिफरेंशियल ऑयल, गियर ऑयल, ब्रेक ऑयल सब। एंड यू विल नॉट बिलीव कि जब इसके डिफरेंशियल्स और वो सब खोल के ऑयल इसका पुराना निकाला तो वो एक तरीके से जैसे गारा होता है, जो गाड़ी टार टाइप होती है, वैसा ऑयल निकला था। तो वो एक अच्छी चीज़ हो गई कि मैंने जो सारे ऑयल्स थे वो चेंज करवा लिए। उसके बाद इन्होंने जो मेरा मैकेनिक था उन्होंने क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट सजेस्ट किया था करवा लूँ। वैसे इसका क्लच जो था वो काफ़ी पहले से सॉफ्ट था, लेकिन जब मैं क्लच छोड़ के रेस देता था तो चक करके आवाज़ आती थी, ऐसा झटका मारती थी। तो उस पे मुझे सजेस्ट किया गया कि आप क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट और बियरिंग जो है वो चेंज करवा लो। वो मैंने करवाए और उसके लिए उन्होंने उसका इंजन बाहर निकाल के फिर उसकी क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट वगैरह डाली। और क्योंकि उन्होंने इंजन बाहर निकाला था तो इसलिए मेरे माइंड में आया कि यार अब जो माउंट्स हैं इंजन के वो तो बाहर एक्सपोज्ड हैं, तो मैं उसके नए डलवा लूँ। तो वो मैंने इंजन माउंट्स जो हैं वो भी नए डलवा लिए फॉर सेफ साइड के। और जो पुराने माउंट्स निकले थे वो भी कंप्रेस्ड हो रखे थे, क्योंकि आफ्टर ऑल वो प्लास्टिक होती है और टाइम के साथ वो जब छोटी हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, तो इंजन वाइब्रेट करने लगता है। वैसे वो इंजन की वाइब्रेशन मुझे अभी तक कभी फील नहीं हुई थी, लेकिन क्योंकि इंजन बाहर निकला हुआ था फिर मैंने वो करवा लिए। तो ऑयल चेंज हो गया, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट और बियरिंग हो गए। उसके बाद आगे इसके चारों टायर के बियरिंग्स जो समय के साथ घिसे हुए थे लेकिन ख़राब नहीं थे, टायर में से आवाज़ कोई नहीं आ रही थी, लेकिन क्योंकि गाड़ी गैराज में थी तो मैंने उसके बियरिंग भी चेंज करवा दिए। फिर ऐसा हुआ कि सारा काम करवाने के बाद जब मैं गाड़ी टेस्ट ड्राइव करने के लिए लेके गया तो सबसे बड़ी निराशा मुझे तब हुई कि जब मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया, मूव किया और मुझे टक 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 की आवाज़ आने लग गई, जो कि पहले कभी नहीं आई थी। तो एक बार तो मैं डिमोरलाइज ज़रूर हुआ, बहुत फाइंड आउट किया और उस दिन हमें कुछ नहीं मिला। लेटर ऑन अगली सुबह हमने एक एक टायर को अकेले घुमा के चेक किया, जैक लगा के, एंड वी फाउंड के जो ड्राइवर साइड रियर टायर है उसका नया बीयरिंग जो था वो ही आवाज़ करने लग गया था रात में। तो उसका जब बीयरिंग दोबारा से बाहर निकाला तो उस बीयरिंग में प्ले थी, ऐसे ऐसे हिल रहा था। तो फिर उसमें दोबारा एक नया बीयरिंग डाला। और ये मैं बात बताना चाहता हूँ कि मैंने जो सामान है वो बिल्कुल MGB का ओरिजिनल डाला है अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। मैंने बाहर का कोई सामान नहीं, सेकंड हैंड या आफ्टर मार्केट कुछ नहीं डाला। जो बिल्कुल MGB का ओरिजिनल है वो डाला है, MGB की एजेंसी से ही डाला है। यहाँ पे अमृतसर में जैक्सन मोटर्स है, वहाँ से मैंने सामान लिया बिल्कुल ओरिजिनल। हाँ, इसका सामान का थोड़ा सा इशू है, रेडी सामान जो है मिल जाता है लेकिन आधा सामान मिलेगा, बाकी जो सामान है वो एक हफ्ता लेट ऐसा वेटिंग में है, ऑर्डर पे है, लेकिन मिल जाता है। तो वो मैंने सारा सामान डाला। खैर लेटर ऑन जब टक 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 की आवाज़ आ रही थी तो नेक्स्ट डे जब हमने बीयरिंग किया, बीयरिंग ठीक कर दिया, लेकिन वो आवाज़ फिर आ रही थी। फिर हमने सारा दिन इस पर लगाया एंड अगली जो आइडिया मेरे मैकेनिक को आया वो ये था कि शायद ये 4x4 की आवाज़ है। 4x4 चेक किया, वो भी ठीक था। फिर जो पिछला डिफरेंशियल था, अब हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन थी कि पिछले डिफरेंशियल में एक गाढ़ा तेल डाल दें। गाढ़ा तेल डाला, एज़ पर मैकेनिक 90 नंबर का एक तेल आता है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी काफ़ी होती है, काफ़ी विस्कस होता है। जब वो तेल डाला तो आवाज़ और कम हो गई। हालांकि इसके रिगार्डिंग मुझे काफ़ी पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज़ भी मिले आसपास जो मेरे फ्रेंड सर्कल में थे जो जिप्सी ओनर्स हैं, कि 90 नंबर नहीं यूज़ करना चाहिए, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि हाँ 90 नंबर जो तेल है वो एक्सेप्टेबल है। तो मिक्स से रिव्यूज़ थे। खैर मुझे एक बंदे पे मैंने ट्रस्ट किया जो काफ़ी मेरा फ्रेंड है, जिप्सी एंथुजियास्ट है, और ही सेड के नहीं 90 नंबर का कोई इशू है नहीं, लेकिन उसके बाद भी हल्की सी टक 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 की आवाज़ थी। तो दैट नाइट आई स्पेंट ऑलमोस्ट 45 मिनट्स ये जिप्सी के अंदर। मैं खुद गया, एक एक चीज़ को टॉर्च मार के हाथ लगा लगा के टच किया, एंड व्हाट आई फाउंड वाज कि जो पिछली इसकी शाफ्ट है उस फ्रंट शाफ्ट जो है उसको जब मैं हाथ लगा के हल्का सा ऊपर ऐसे कर रहा था तो उसमें वही आवाज़ आ रही थी, टक 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 की आवाज़ आ रही थी, वो वैसे खड़ी गाड़ी पे। तो खैर अगली सुबह फिर मैं जब फ्रंट शाफ्ट उसको खुलवाई, और पंजाबी में एक टर्म होती है चरी गुल्ला,
बेसिकली क्या होता है कि दो जो एंड होती हैं इसके फ्रंट शाफ्ट की, उसके बीच में एक और जॉइंट होता है, वहाँ पे एक प्ले थी। वहाँ पे जब ऐसे एक जॉइंट है तो वो थोड़ा सा ऐसे हो रखा था, और उसको जब मैं हिलाता था तो वो ऐसे ऐसे होता था। तो उसको ठीक करवाने के लिए उसका जो एक पार्ट था वो 1500 रुपये का मुझे पार्ट पड़ा एक, और उसके बाद कुछ भी ऐसी नॉइज़ नहीं मुझे मिली देखने को। तो मीन्स आपको काफ़ी मुशक्क़त करनी पड़ी एंड अपना भी एफर्ट लगाना पड़ा सो दैट कि गाड़ी एकदम बढ़िया हो जाए। तो गाड़ी भैया लग रही है, बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी भगवान की दया से बहुत अच्छी है एंड इस कंडीशन में गाड़ी मिलना मुश्किल है। भगवान आपकी और आपकी गाड़ी की उम्र लंबी करे। तो और बताइए कितना कितना खर्चा आया? काम तो आपने काफ़ी करवा लिया, तो पॉकेट पर कितना आपके बर्डन पड़ा? सर ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब खर्चा आ चुका है, लेकिन इसके बाद सिर्फ मेरा पेंट का 20-25 हज़ार बचता है। उसके अलावा आई डोंट फाइंड कि कोई खर्चा मेरा होगा, क्योंकि सारा काम करवा के आज का जो कैंपिंग का टूर था वो बेसिकली गाड़ी को टेस्ट करने के लिए था कि गाड़ी कैसा चलती है, कैसा परफॉर्म करती है। हाईवे पे इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मुझे जो एक शिकायत थी कि क्योंकि मैं एक सिंगल ड्राइव करता हूँ इस गाड़ी को, और अकेला जब जाता हूँ तो गाड़ी 60-70 के बाद वाइब्रेट करती है, क्योंकि गाड़ी का वेट ज़्यादा है और मेरा अकेले का वेट तो नेग्लिजिबल है गाड़ी के हिसाब से। तो गाड़ी जब 70-80 पे जाती है तो गाड़ी की स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि गाड़ी कांपने लगती है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ कमानीज। और आज का जो ट्रिप था अमृतसर टू पठानकोट और पठानकोट टू आगे धार, ये ऑलमोस्ट 120-130 किलोमीटर्स का होगा आई गेस। इसमें आज मेरे गाड़ी में 4 बंदे बैठे थे एंड व्हाट आई फाउंड वाज कि जितने ज़्यादा बंदे बैठते हैं उतनी ज़्यादा जम के गाड़ी चली है। मुझे इसकी जो शॉकर्स हैं, जो इसके कमानीज़ हैं, उससे बहुत शिकायत थी कि ड्राइव बहुत रफ़ है। लेकिन आज जब पीछे 2 बंदे बैठे थे, आगे एक मैं ड्राइव कर रहा था, मेरी वाइफ को पैसेंजर पे बैठी थी, तो मुझे आज वो झटके महसूस नहीं हुए जो यूजुअली मुझे होते हैं। तो दोस्तों ये एक प्रूवन फैक्ट है, आप कहीं भी चेक कर सकते हो कि जो जिप्सी है इसकी लीफ सस्पेंशन आती है। तो इसमें है कि आप 200 किलो का अगर गाड़ी में बाहर हुआ तो गाड़ी इतनी अच्छी चलती है ना, मैं खुद गवाह हूँ। तो मेरी गाड़ी वो पीछे खड़ी है, वो देखिए खड़ी है। हम 3 गाड़ियाँ इकट्ठी हैं यहाँ पर एंड मैंने देखा है कि गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। छोटे मोटे रास्तों पे ये गाड़ी की अच्छी जमकर चलती है। 4x4 पे भाई चला रहे थे एंड सभी हमको ब्रेक लगानी पड़ रही थी एंड इनकी गाड़ी फ्लोट कर रही थी। काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स था एंड बिना पावर स्टीयरिंग होने के बावजूद गाड़ी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स कर रही थी। अगर पावर स्टीयरिंग करवा लिया जाए तो गाड़ी को टच कोई नहीं कर सकता। ऑटो कार ने एक कोट किया था कि नथिंग कैन बीट जिप्सी ऑन ऑफ रोड एक्सेप्ट अर्जुन टैंक। ये आप चेक कर सकते हैं लाइन, ये मैं खुद से नहीं बना रहा एंड आप विकीपीडिया पर सर्च कर सकते हैं, ऑटो कार के पेज पर सर्च कर सकते हैं। तो आपको पहले बताया गया कि गाड़ी अगर आप शौक के तौर पर ले रहे हैं तो आपको गाड़ी ये बहुत अच्छी मिलेगी एंड अच्छी चलेगी। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सोच रहे हैं तो आप इस गाड़ी से दूर रहिए, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों के कमेंट आएंगे कि क्या फ़ायदा है, इतने पैसे लगा कर आपने गाड़ी ली है, इतना काम करवा रहे हैं, हेडेक वखरी, ये लटरम बटरम वखरा। पर जिसको भैया शौक़ है वो तो 50,000 और भी खर्चने के लिए तैयार है। अगर महेंद्र सिंह धोनी को शौक़ है तो उन्होंने निसान का जोंगा 1 टन का 1.25 करोड़ रुपये का लिया है। तो आप कहेंगे कि हर एक चीज़ में पैसा देखें, तो वो नहीं है, हर बात पैसा नहीं होती। तो किसी का शौक़ होता है तो उसकी हमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आपको उस चीज़ का शौक़ नहीं है तो कोई बात नहीं, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। सो ये एक वीडियो थी हमारी तरफ से आपके लिए। जो मेरे दोस्त कह रहे थे कि जिप्सी कैसे ली जाए, तो वो डीलर का नंबर मांग रहे हैं। ऐसा सच हम डीलर का नंबर नहीं दे सकते, बिकॉज हर एक डीलर का अपना अपना एक तरीका है कस्टमर को डील करने का एंड हम कोई भी कमीशन वाला काम नहीं करें। हम सिर्फ आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आ रहे हैं। जो सुखविंदर पाल सिंह ने गाड़ी ली है, सो इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि ये हमारे सब्सक्राइबर्स एंड मेरे कहने पर अपना कीमती टाइम देते हैं। तो ये इनकी गाड़ी एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड ये दोनों हमारे भाई एंड गाड़ी बड़ी बड़ी लंबी लंबी उम्र इनका साथ दे एंड थोड़ा बहुत काम तो गाड़ी का होता ही रहेगा। तो भैया आपने स्पीकर भी डलवाया था, उसके बारे में बताइए।
जी, स्पीकर के पीछे एक बहुत हिस्ट्री है छोटी सी, मैं बताना चाहूँगा। मेरे फादर साहब ने मारुति 800 से अपनी ड्राइविंग शुरू करी थी। उन्होंने पहली गाड़ी वो चलाई थी। उसके बाद घर में मारुति जेन आई, और जब जेन आई और पंजाब में एक ट्रेंड चल गया था जेन को अलॉय और डलवा के और म्यूज़िक सिस्टम रखवाने का, तो वी बॉट अ सेकेंड हैंड जेन 95 मॉडल था वो, उसके साथ अलॉय और म्यूज़िक सिस्टम आया था। लेटर ऑन वो हमने 1 साल चला के, मैंने अपनी पहली गाड़ी वो चलाई है, उससे मैंने ड्राइविंग सीखी, और हमने वो गाड़ी जब बेची और मैंने म्यूज़िक सिस्टम रख लिया था, इट्स बीन ऑलमोस्ट 7 to 8 ईयर्स वो म्यूज़िक सिस्टम मेरे पास पड़ा हुआ था। किसी टाइम घर वाले बोलते थे नहीं ये लफंडरबाजी है, ये अच्छा नहीं लगता गाड़ी में, और परसों ही मैंने वही सिस्टम इसके अंदर रखवाया, और माई मदर वॉज सेइंग कि हाँ ये तू रखवा ले, शी वॉज हर सेल्फ सेइंग कि हाँ इसको गाड़ी में रखवा ले, अच्छा तू गाने सुन लेगा। सो उस पर मैंने पैसा खर्च नहीं किया है। हाँ, मैंने JBL के स्पीकर्स लगवाए हैं, क्योंकि मैं एक ऑडियोफाइल हूँ, और मुझे बेस धुम धुम करता बेस, कान फाड़ने वाला बेस अच्छा नहीं लगता, मुझे क्लैरिटी ऑफ साउंड बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने बेस बहुत बिल्कुल 1 पे किया हुआ है, लेकिन मैंने वॉइस क्लैरिटी के लिए JBL के जो स्पीकर्स हैं वो लगा रखे हैं इसमें, और ब्लॉपंक का म्यूज़िक सिस्टम हेड यूनिट जो है वो लगाया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम कैंपिंग के लिए आए थे, तो गाड़ी आप चेक कर सकते हैं कि पीछे भी 4-5 बंदे जितने मर्जी बिठा लो, 4-5 बंदे तो 6 बंदे आराम से बैठ सकते हैं जितनी इसकी कैपेसिटी है। बेसिकली ये 8 सीटर गाड़ी है जो RC पे भी एंडोर्स है, ये 3 और 2 आगे, तो टोटल 8 बंदों की ये गाड़ी है। तो 6 बंदे पीछे बैठते हैं, ये आप देख सकते हैं लंबी सीट है, एंड 6 बंदे पीछे बैठ के 2 बंदे आगे बैठ जाते हैं। एंड ये देखिए इन्होंने सिस्टम उन्होंने रखा हुआ है अपना, जिससे ये गाने वगैरह बजाते हैं। तो भाई ने पहले कहा था कि उनको डुम 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 ज़्यादा बेस नहीं पसंद, ऑडियो क्लैरिटी, वोकल साफ़ होने चाहिए। तो ऐसी गाड़ी में डुम डुम बनेगी भी नहीं, क्योंकि इसका सॉफ्ट टॉप है, तो इनको सॉफ्ट टॉप पसंद है। तो इनके पास और गाड़ी है जो ये फैमिली के लिए यूज़ करते हैं। एंड आपको ये बताते हैं V12 2800 वॉट का लगा हुआ है इनका एम्पलीफायर, एल्पाइन कंपनी का है। एंड नीचे क्या है भैया? सर ये मुझे भी 2 दिन पहले पता चला कि ये बॉशमैन कंपनी है शायद, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट जब ये म्यूज़िक सिस्टम फिट कर रहा था जो इलेक्ट्रिशियन था, ही सेड कि ये गाड़ी ने एक टाइम पे पायनियर को बहुत तगड़ा कंपटीशन दिया था, लेकिन सिंस ये कंपनी अनरजिस्टर्ड थी तो इसके बाद ये कंपनी बहुत ज़्यादा चल नहीं पाई, बंद हो गई ड्यू टू सेवरल रीज़न। ये वूफर है सर, और ये बॉशमैन कंपनी का वूफर है, और मुझे भी ये 2 दिन पहले पता चला कि ये कंपनी अच्छे प्रोडक्ट बनाती थी, लेकिन अनरजिस्टर्ड होने के कारण बंद हो गई। ठीक है, तो ये भाई साहब ने लगवाया सिस्टम जो इनकी नीड को पूरा करता है। तो सीट्स वगैरह आपने देख ली हैं कि साफ़ सुथरी की हुई हैं। पिछली वीडियो में देखा था कि कुछ काम होने वाला था, एंड जैसे जैसे गाड़ी टाइम इनके साथ बिताएगी तो अच्छी कंडीशन में आती जाएगी। सो दोस्तों, होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बिना मत जाइएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। एंड मैं एक बार शुक्रिया करना चाहूँगा सुख का कि ये हमारे साथ आज फिर अपना टाइम देकर आए हैं। तो आगे आपके और सवाल वगैरह होंगे तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम दोनों आपके कमेंट्स का जो है उसका रिप्लाई करेंगे, एंड कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा वीडियो मिलता रहे, आपके क्वेश्चंस वगैरह सारे जो है हम उसका आंसर देते रहें। एंड किसी टाइम होता है कि क्वेश्चंस का जवाब नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हम जॉब करने वाले हैं, एंड कुछ टाइम कई बार घर के काम भी होते हैं। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, विल ट्राई आवर बेस्ट के कोई भी डाउट हो तो हम उसको क्लियर करें। बाय बाय।